हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम घटनासार को कवर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें नवंबर से अप्रैल तक का लगभग 5-6 महीने का करंट अफेयर्स दिया हुआ था। बाकी सेगमेंट हुए थे, पुरस्कार और खेल जगत बचा हुआ था, तो वीडियो थोड़ा लेट में आया, लेकिन हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, नवीनतम पुरस्कार में हम पहला देखते हैं राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसमें पहला है 59वां, संस्करण याद रखिएगा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। इन्हें वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये हिंदी के इन्होंने मिला क्यों है, तो हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया है। वे हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। 1 जनवरी 1937 को रायगढ़ यानी छत्तीसगढ़ में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और अद्वितीय लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इनके उपन्यासों की बात करें तो लेखन, ठीक है, लेखक, कवि और उपन्यासकार ये तीनों रहे हैं। लेखक भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं। तो विनोद शुक्ल की पहली कविता 1971 में अभिषेक जय हिंद शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, आजकल डिटेल पूछने लगे हैं। तो अभिषेक जय हिंद ये किसकी कृति है? ये है विनोद शुक्ल की, और विधा क्या है इसकी? कविता है, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी। उनके प्रमुख उपन्यासों में नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे शामिल है। याद रखिएगा, ये उपन्यास हैं, ठीक, 3, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे। इसके अलावा वो कहानियां भी लिखते थे। ज्ञानपीठ से पूर्व इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी और 2023 में पेन नाबोकोव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आगे अगर देखें तो 2023 का जो 58वां, ये तो 59वां हम देख रहे थे, जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 2023 का है, वो संस्कृत के लिए मिला था जगत गुरु राम भद्राचार्य को, और उर्दू के लिए दिया गया था प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले रचनाकारों को प्रदान किया जाता है, ठीक है, भारतीय भाषाओं में। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर दे सकते हैं स्टेटमेंट कि भाई इसके लिए कोई भी नगद धनराशि नहीं दी जाती है, तो 11 लाख रुपए की राशि इसमें आपको देखने को मिलती है। फिर है व्यास सम्मान 2024। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं सूर्यबाला। इन्हें इनके 2018 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था इनका, सूर्यबाला का। क्या नाम था उसका? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। विधा याद रखिएगा, कौन देश को वासी वेणु की डायरी क्या है? उपन्यास है, ठीक है। किसका है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है सूर्यबाला। कब प्रकाशित हुआ था? 2018 में प्रकाशित हुआ था। और इसके लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन का 2024 का संस्करण 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। थोड़ा घालमेल होगा, याद रखिए। जो 34वां व्यास सम्मान, ठीक है, 2024 है, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसको मिला है? तो सूर्यबाला को मिला है, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। और किस चीज के लिए मिला है? इनका उपन्यास जिसका नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ठीक है। और ये कब लिखा गया? 2018 में लिखा गया, ऐसे आपने याद रखना है। अब इसमें आगे बताया गया है कि इसमें क्या मिलता है? 4 लाख रुपए का यह पुरस्कार, ठीक है, 4 लाख रुपए इसमें एक नगद धनराशि दी जाती है अवार्ड रूप में। और क्राइटेरिया क्या है कि विगत 10 वर्षों में हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से ये प्रदान किया जा रहा है। तो अगर पिछले 10 सालों में किसी हिंदी भाषा कृति ने उत्कृष्ट मतलब किया हो, रचना, उत्कृष्ट रचना हो, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये इसकी क्राइटेरिया है व्यास सम्मान की, जो कि देता है के बिरला फाउंडेशन। फिर 2023 के लिए के बिरला फाउंडेशन का 33वां, ठीक है, जो 33 हमने 34 देखा 2024 वाला, अब 33 थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये दिया गया था पुष्पा भारती को, उनके संस्करण, ठीक है, ये संस्मरण होगा, उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए। यादें और यादें क्या था? ये संस्मरण था। फिर सरस्वती सम्मान 2024 की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन ही इसको देता है। तो के बिरला फाउंडेशन का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान वर्ष 2024 के लिए प्रख्यात संस्कृत विद्वान और महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। किसके लिए दिया गया है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। किसकी है ये? साधु भद्रेश दास की है, और ये संस्कृत के विद्वान है, ठीक है। साधु भद्रेश दास की कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा प्रस्थान त्रयी पर आधारित है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा सन 1991 से प्रदत्त यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी भारतीय नागरिक की एक ऐसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो भारत के संविधान की
8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में सम्मान वर्ष से ठीक पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक तो आपने ये देखा व्यास सम्मान में था कि 10 वर्ष में वो उत्कृष्ट रचना हो, इसमें क्या है क्राइटेरिया कि वो पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हुई हो। ठीक, किसी भी भारतीय भाषा में, इवन वो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हो, जो 22 भाषाएं वहां पर दी हैं उनमें से वह एक होनी चाहिए। तो इसके लिए दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान। और ये इसमें क्या मिलता है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसके साथ ही प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की। इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा जाता है। तो ज्ञानपीठ के बाद ये भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है। कब हुई है ये सब छोड़ दो। 22 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार अभी प्रदान किए गए हैं। बंगाली तथा उर्दू के लिए ये पुरस्कार अभी घोषित नहीं किए गए हैं। तो पूछ सकता है कि भाई अभी तक फिलहाल अभी तक ये जो अवार्ड हैं मतलब सभी भाषाओं के लिए घोषित कर दिए गए हैं, स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, तो बंगाली तथा उर्दू के लिए अभी घोषित नहीं हुए, बाकी 22 भाषाओं के लिए आ गए हैं। हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? गगन गिल को दिया गया है, उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं तो आपको विधा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं जब तक आई बाहर क्या है? ये कविता संग्रह है और किसका है? गगन गिल है, गगन गिल का है। तो इनको इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अब अंग्रेजी के लिए ईस्टरिन किरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो हिंदी में गगन गिल को और अंग्रेजी में मिला है ईस्टरिन किरे को। तो हिंदी में जो मिला है वो कविता संग्रह गगन गिल मैं जब तक आई बाहर, और अंग्रेजी में जो मिला है वो ईस्टरिन किरे के उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब इसमें दिया क्या जाता है? तो साहित्यकारों को एक तो ताम्रपत्र मिलता है और साल मिलती है और उसके साथ 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सारी यहाँ पर भाषाएं दी हैं। ठीक है, अब उसमें से हम कुछ देखते हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। बाकी अगर आपको सारी देखनी है तो आप एक बार PDF आपके हाथ में होगी, आप वहाँ से देख लेना। जैसे असमी में मिला है फरिंग बोर बटोर कथा जने, ये क्या है? ये कविता है और किसको दिया गया है? समीर तांती को। बंगाली वाला अभी घोषित नहीं हुआ है। अंग्रेजी की बात करें स्पिरिट नाइट्स उपन्यास है। ठीक है, और ये किसको मिला है? ईस्टरिन किरे को। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी और अंग्रेजी वाले होते हैं, कभी कभी संस्कृत भी पूछा गया है तो याद रखिएगा। फिर हिंदी की बात करें मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह है, किसका है? गगन गिल का है। फिर मैथिली की अगर हम बात करें तो प्रबंध संग्रह, प्रबंध संग्रह क्या है? ये निबंध है और ये किसका है? महेंद्र मलंगिया का। ठीक है, मैथिली प्रबंध संग्रह महेंद्र मलंगिया। मलयालम में बात करें तो पिंगला केशनी। ठीक है, पिंगला केशनी कविता है ये, और ये किसने लिखी है? के जयकुमार ने लिखी है, मणिपुर में ये कविता। फिर संस्कृत की अगर हम बात करें तो भास्कर करितम। ठीक है, भास्कर करितम क्या है? ये एक कविता है और किसने लिखी है? दीपक कुमार शर्मा ने लिखी है भास्कर करितम। फिर यहाँ पर हम एक नेपाली देख लेते हैं। ठीक है, नेपाली में है छीछी मारा। क्या है? छीछी मीरा। ये एक लघु कथाएं हैं, छीछी मीरा। ठीक है, और किसने लिखी है? युवा बराल ने लिखा है नेपाली में। तो ये आपको याद रखना है, बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। थोड़ा डिटेल दिया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। फिर पद्म पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है ये, इवन UPSC के लिए भी। तो देख लीजिए कि कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए, मतलब सारे डायमेंशन यहाँ पर हैं कि वहाँ पर अगर आप अच्छा काम करोगे तो ये पुरस्कार आपको मिल सकते हैं। तो 139 पद्म पुरस्कारों को घोषित किया गया है। कब? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था। अब पद्म पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया व पद्म श्री हो गया। अब इनमें से 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं। ठीक है, कितने दिए गए हैं? 139 में 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं व 113 पद्मश्री शामिल हैं। अब 113 पद्मश्री आप याद तो नहीं कर पाओगे, तो कुछ जो खास लोग हैं उनके बारे में हमें याद रखना है। इनमें एक युगल यानी डुओ पुरस्कार भी है। युगल पुरस्कार के तहत होता क्या है कि 2 लोगों को एक साथ दिए जाने के बावजूद इसे एक ही पुरस्कार गिना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया युगल पुरस्कार। पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं भी शामिल हैं, याद रखिएगा 23 महिलाएं हैं। 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय भी हैं और 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की श्रेणी के लोग शामिल हैं। ठीक है, और 13 लोगों को मरणोपरांत इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कितने? 13 लोगों को। 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण में देखते हैं तो जिन 7 विभूतियों, ठीक है, आपने देखा कि पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, तो इनमें से जिन 7 विभूतियों को दिया गया है उनको देख लेते हैं। जैसे बिहार की दिवंगत भोजपुरी गायिका हैं शारदा सिन्हा। ठीक है,
केरल के दिवंगत साहित्यकार हैं एम.टी. वासुदेवन नायर व मारुति सुजुकी के मानद अध्यक्ष रहे जापान के ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत मिला है। याद रखिएगा, ये मारुति सुजुकी के मानद अध्यक्ष रहे हैं जापान के ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को दिया गया है। एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक हैं डी.एन. रेड्डी, कहाँ से संबंधित हैं? तेलंगाना से, तथा गुजरात की कथक नृत्यांगना है। ठीक है, गुजरात की कथक नृत्यांगना है, याद रखिएगा, कुमुदनी रजनीकांत लाकिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि कर्नाटक कला से संबंधित हैं, उन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं पद्म विभूषण। पद्म भूषण की बात करें तो 19 लोगों को ये दिया गया है। ठीक है, इनमें से 4 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। आपने देखा पद्म विभूषण में 1 जन को खाली दिया गया है मरणोपरांत, किनको? ओसामू सुजुकी को। ठीक है, फिर अगर पद्म भूषण में मरणोपरांत की बात करें तो यह सम्मान पाने वालों में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को दिया गया है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को दिया गया है, अर्थशास्त्री एवं लेखक विवेक देबराय को दिया गया है और प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास को ये दिया गया है मरणोपरांत पद्म भूषण। ठीक है, यहाँ पर बाकी 19 लोगों की कैटेगरी दी है, वो अगर आपने देखना हो तो आप देख सकते हो। हालांकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे देख लेते हैं। ए सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में दिया गया है और किस देश से संबंधित है? कर्नाटक में। अनंतनाग, ठीक है, ये इन्हें कला क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक से संबंधित है। विवेक देवराय हमने देख ही लिया, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा में और ये दिल्ली से संबंधित है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एक है मनोहर जोशी, जो हमने ऊपर देखा, तो ये सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, पी.आर. श्रीजेश, तो ये खेल यानी भारतीय हॉकी टीम के ये पूर्व गोलकीपर रहे हैं और ये केरल से संबंधित हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। पंकज उधास, जिन्हें मरणोपरांत मिला है कला गजल गायकी के लिए, इन्हें दिया गया है और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो एक तो राम बहादुर राय को दिया गया है। ठीक है, राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में और संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश। साध्वी रितंबरा सामाजिक कार्य के लिए और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये भी याद रखना है आपने कि ये उत्तर प्रदेश से 2 जन थे इसमें पद्म भूषण में, 19 में से 2 लोगों को, राम बहादुर राय और साध्वी रितंबरा को दिया गया है। फिर पद्मश्री की अगर हम बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित 113 व्यक्तियों में 6 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण में हमने 1 देखा था, पद्म भूषण में हमने 4 देखे, अब पद्मश्री में कितने? 6 लोगों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पुरस्कृतों में क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, फुटबॉलर आई.एम. विजयन, राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भल्ला व हिंदी व निमाड़ी साहित्यकार जगदीश जोशीला, सिक्किम के लोक गायक नरेन गुरंग, पश्चिम बंगाल के हिंदी फिल्म के गायक अरिजीत सिंह, महाराष्ट्र की श्रीमती जसमिंदर नरूला, गायक कला आदि शामिल हैं। तो सारे तो आप याद नहीं कर सकते, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं और उनका क्या फील्ड है, किसके लिए दिया गया है, वो आपको देख लेना है। ठीक है, जैसे क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन हो गए, फुटबॉलर विजयन हो गए, लोक गायिका बतूल बेगम हो गई। ठीक है, और इसके अलावा अरिजीत सिंह जैसे कला के क्षेत्र में गायक हैं, जसमिंदर नरूला ये भी गायक हैं। और वहीं विदेशी हस्तियां जिन्हें पद्मश्री 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो विदेशी हस्तियों में अगर हम बात करें तो अरविंद शर्मा, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है, कनाडा से संबंधित हैं। चेतन ई चिटनिस, विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इनका संबंधित देश है। अजय वी भाट, ये अमेरिका से संबंधित है और किस लिए दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है। जोनास मसेटी, आध्यात्मवाद, ब्राजील। श्रीमती सीखा शेख अली अल अबरजल, ठीक है, चिकित्सा और ये कुवैत से संबंधित है। स्टीफन नैप अमेरिका से संबंधित है, साहित्य और शिक्षा वर्ग में दिया गया है। नितिन नोहरिया अमेरिका से संबंधित है, इन्हें भी साहित्य और शिक्षा से। और विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सेतु रामन पंचनाथन को दिया गया है, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। तो ये तो आप याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण अच्छे से पढ़ना है और बाकी यहाँ पर जो दिए हैं इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो अभी जो सीडीएस का जो पेपर हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पुट किया था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपीएससी के हिसाब से भी, इवन जो स्टेट एग्जाम है उनके लिए भी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करें तो देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार को पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, 4 वर्षों की अवधि में, पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत क्या होता है, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कृत खिलाड़ी को। और 2024 का ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है वो हम देखते हैं। जैसे गुकेश डी को दिया गया, इनका फील्ड क्या है, शतरंज। हॉकी के लिए हरमनप्रीत सिंह को दिया गया।
पैरा एथलीट में प्रवीण कुमार को मिला और शूटिंग के लिए मिला है सुश्री मनु भाकर को। तो ये आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 जन को मिला है, गुकेश डी को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार और सुश्री मनु भाकर। अब इन्होंने किस एरिया में हासिल किया है वो भी आपने याद रखना है, या किस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15-15 लाख की राशि पुरस्कृत खिलाड़ियों को दी जाती है। ठीक है, कितनी? 15-15 लाख की जो राशि है वो पुरस्कृत खिलाड़ियों को दी जाती है। और हमने देखा था जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है उसमें कितना दिया जा रहा था? 25 लाख की राशि। अब इसमें 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, अब ये सारे तो आप नहीं याद कर सकते हो। अर्जुन पुरस्कार 2024, हालांकि वहां से इन्होंने सवाल पूछा था, उनके मिलवा लिए थे, है ना। तो 2024 के लिए 32 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार यहाँ पे थोड़ी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेना कि वो किस खेल से संबंधित है। एक दो देख लेते हैं। जैसे सुश्री ज्योति याराजी, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अन्नू रानी एथलेटिक्स से संबंधित है। स्वीटी, ठीक है, ये आजकल बहुत लाइमलाइट में है। स्वीटी जो है ये मुक्केबाजी में है। फिर सलीमा टेटे हॉकी से हैं, ये भी लाइमलाइट में है, याद रखिएगा। सलीमा टेटे, स्वीटी मुक्केबाजी, सलीमा टेटे हॉकी। फिर राकेश कुमार, ये पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं। अजीत सिंह जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सुश्री नित्याश्री सुमति सिवन, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा आप देखोगे तो पैरा एथलेटिक्स मतलब पैरा जो गेम होते हैं उनसे संबंधित लोग हैं। जैसे स्वप्निल सुरेश कुसाले, इन्हें निशानेबाजी में मिला है। सरबजोत सिंह निशानेबाजी में मिला है। साजन प्रकाश तैराकी, याद रखिएगा। ठीक है, साजन प्रकाश तैराकी पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, याद नहीं आ रहा कहाँ पर। साजन प्रकाश तैराकी तथा ये अमन शहरावत, इन्हें कुश्ती में। तो ये 3 जन तो वो हैं जिन्होंने अभी ओलंपिक और पैरालंपिक में लाके अवार्ड जीते हैं, है ना। तो इनका जरूर देख लीजिएगा। साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। इनका खेल भी देख लीजिएगा कि इस खेल से संबंधित है। एक तो आपने देख लिया अर्जुन पुरस्कार 2024। अब एक और इसमें कैटेगरी है अर्जुन पुरस्कार आजीवन। तो अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। जैसे तो वर्ष 2024 के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है? सुच्चा सिंह। ठीक है, एथलेटिक्स से संबंधित है सुच्चा सिंह, इसके लिए इन्हें मिला है। दूसरे हैं मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इन्हें पैरा तैराकी में दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करें तो खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करते हैं तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। वर्ष 2024 के लिए नियमित श्रेणी में 3 तथा आजीवन श्रेणी में 2 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब नियमित श्रेणी में किसको दिया गया है? तो सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी। ठीक है, सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, सुश्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, संदीप सांगवान को हॉकी में दिया गया है। और आजीवन श्रेणी की अगर हम बात करें तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन से संबंधित है। अरमांडो एग्नेलो कोलाको ये फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, इन्हें ये मिला है। ठीक है, कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, साथ ही किस खेल से संबंधित हैं ये भी। फिर है मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी 2024। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को 15 लाख की राशि के साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी माका ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, कितना राशि मिलती है इसमें? 15 लाख की राशि दी जाती है। और वर्ष 2024 के लिए जो माका यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में प्रदान की गई है। ठीक है, तो माका ट्रॉफी किसको मिली है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। फिर अगला इसमें है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो यह पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा खेलों के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खेल निकायों सहित, ठीक है, कारपोरेट संस्थाओं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, निजी और सार्वजनिक दोनों हो सकते हैं, खेल नियंत्रण बोर्ड व गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। ठीक है, खेल नियंत्रण बोर्ड जैसे साई हो गया जो इधर करता है, बीसीसीआई हो गया, इन्हें भी दिया जा सकता है। वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार संस्था फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, तो 2024 का जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? एक संस्था है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिर आगे अगर हम देखें तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक एडवेंचर पुरस्कार 2023। तो यह पुरस्कार रोमांच और साहसिक गतिविधियों के लिए अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 4 श्रेणियों में भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य,
वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 4 क्राइटेरिया में दिया जाता है और पुरस्कार के तहत कितना मिलता है, इसमें 15-15 लाख रुपए मिलते हैं। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार 4 खिलाड़ियों इनको उदय कुमार जो कि पर्वतारोही हैं और थल एडवेंचर से संबंधित श्रेणी में दिया गया, सयानी दास तैराकी, इन्हें वाटर एडवेंचर में दिया गया। इनके अगर विधा भी याद रखोगे, मतलब किस खेल से संबंधित है, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इन्हें वाटर में मिला है। जितिन एम विजयन, इन्हें स्काई ड्राइवर में मिला है। ठीक है, एयर एडवेंचर। व उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे, ये पर्वतारोही हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। तो ये रहा तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। अगला है जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024। तो जमनालाल बजाज फाउंडेशन के वर्ष 2024 के 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कारों का वितरण 13 नवंबर 2024 को किया गया। वर्ष 2024 के पुरस्कारों में रचनात्मक कार्यों के लिए यह पुरस्कार नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को दिया गया। ठीक है, तो 2024 का जो रचनात्मक कार्यों के लिए क्राइटेरिया है उसमें दिया गया है नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष हैं गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को। फिर दूसरा, इसमें 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला आपने देख लिया रचनात्मक कार्यों के लिए। अब ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु 33 वर्षों से ओडिशा उत्तराखंड में ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रश्मि भारती को यह सम्मान दिया गया है। तो ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हैं रश्मि भारती, इन्हें दिया गया है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कांगो में गांधी मार्क्स कम्युनिटी के संस्थापक एरिक कुमेदिसा को दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रेणी है। फिर महिला एवं बाल कल्याण के लिए दिया जाने वाला जानकी देवी बजाज पुरस्कार इस बार आदिवासी समुदायों की सहायता के लिए समर्पित व आदिवासी विकास समिति की संस्थापक डॉक्टर तुलसी मुंडा को दिया जाता है। तो 4 क्राइटेरिया हो गई। एक आपने देखा रचनात्मक कार्यों के लिए, दूसरा आपने देखा ग्रामीण विकास के लिए समर्पित, तीसरा जो गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और चौथा है महिला एवं बाल कल्याण के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग इनकी क्राइटेरिया याद रखिएगा। और इसमें क्या मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रतीक चिन्ह मिलता है और साथ ही 20-20 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला टॉपिक है तानसेन सम्मान 2023। तो किस लिए दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश का शासन। ठीक है, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कोलकाता के तबला वादक हैं पंडित स्वपन चौधरी। तो ये जो तानसेन सम्मान 2023 है ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, तो इन्होंने 2023 का किसको दिया है, कोलकाता के तबला वादक है पंडित स्वपन चौधरी। इन्हें ग्वालियर में तानसेन समारोह प्रदान किया गया। अब इसके तहत क्या मिलता है, तो एक तो 5 लाख रुपए की राशि मिलती है और इसके साथ ही प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार कर्नाटक के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित गणपति भट्ट को दिया गया था। यानी 2022 वाला मिला था पंडित गणपति भट्ट को और 2023 में मिला है पंडित स्वपन चौधरी को। तानसेन समारोह में ही मध्य प्रदेश शासन का राजा मान सिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ही एक और दिया जाता है अवार्ड, क्या है उसका नाम, राजा मान सिंह तोमर सम्मान। ये किसको दिया गया है, एक इंदौर की संस्था है सानंद न्यास, इसको भी 5 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से संस्था को प्रदान की जाती है। ठीक है, और पिछले वर्ष यानी 2022 में जो मिला था वो मिला था उज्जैन की एक संस्था थी मालव लोक कला केंद्र को ये दिया गया था। फिर आगे अगर हम बात करें तो आगे है सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी द्वारा सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भारत जगदेव और ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा को प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार मिला है गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर भरत जगदेव और ब्राजील के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं मरीना सिल्वा, इन्हें दिया गया है। और इन दोनों को यह पुरस्कार स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार टेरी का सर्वोच्च सम्मान है। फिर अगला है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2025। प्रसिद्ध राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर को, ठीक है, ललिता ठाकुर को अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। क्या है ये, कबड्डी खिलाड़ी हैं ललिता ठाकुर और इन्हें अहिल्याबाई होलकर सम्मान दिया गया है। फिर राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद सम्मान 2024। तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 3 चिकित्सकों को प्रतिष्ठित धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, जिसमें शामिल है नाड़ी वैद्य और लेखक ताराचंद शर्मा, द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य माया राम अनिमाल
और विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक हैं वैद्य समीर जमदग्नि। ठीक है, तो ये 3 जन हैं जिन्हें मिला है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद सम्मान 2024। कौन है? ताराचंद शर्मा, मायाराम अनिमाल और समीर जमदग्नि। ठीक है, पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को प्रशस्ति पत्र मिलता है, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली ट्रॉफी मिलती है और 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा इकाई नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड यानी एनटीपीसी को 13 फरवरी 2025 को जल तन्यकशीलता श्रेणी में, किस श्रेणी में? जल तन्यकशीलता श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब मान लीजिए इतना कैटेगरी ना ही दी हो, इतना दिया हो, तो भी आपने आइडिया लगा लेना है किसको दिया गया है, एनटीपीसी को दिया गया है। अगला है स्कॉच पुरस्कार 2024, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना के समय स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो स्कॉच शिखर सम्मेलन 1वां एडिशन था और यहाँ पर नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये आयोजन हुआ कहाँ? तो ये इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जो 1वां स्कॉच शिखर सम्मेलन था। फिर अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अपर्णा सेन को, ठीक है, किसको मिला है? ये अपर्णा सेन को मिला है, याद रखना आपने, अपर्णा सेन। ठीक है, अपर्णा सेन को ये मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर जेसी डेनियल अवार्ड 2023, दिसंबर 2024 में जेसी डेनियल अवार्ड 2023 साजी एन करुण को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जेसी डेनियल अवार्ड मिला है साजी एन करुण को और इसमें क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। जेसी डेनियल पुरस्कार केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और यह मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में यह दिया जाता है, केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रतिमा मिलती है। और जो 2023 का अवार्ड मिला है, जो कि 2024 में प्रदान किया गया, वो मिला है साजी एन करुण को। फिर है 34वां जीडी बिड़ला पुरस्कार। तो बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के संकाय सदस्य प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित 34वां जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के बिड़ला फाउंडेशन ने सुबी जैकब जॉर्ज के सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देते हुए धनराशि दी है। 1991 में स्थापित जीडी बिड़ला पुरस्कार के माध्यम से 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान में उनके मौलिक और असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डे को प्रदान किया गया है। अब इतनी काम की बात यहाँ पर इन्हें दी है कि यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला वैज्ञानिक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो 34वां जीडी बिड़ला पुरस्कार है, किसको दिया गया है? ये मिला है प्रोफेसर अदिति सेन डे को। अगला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024। तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे मिशेल बैचलेट। ठीक है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसको मिला है 2024 का पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। फिर इसमें थोड़ा बेसिक दिया है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, और यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। ठीक है, पर्सनल भी दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी देते हैं। पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। तो याद रखिएगा, राशि याद रखना है आपने, 25 लाख, सब में 5 लाख या किसी में 1 लाख थी, इसमें कितना मिलता है? 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र। ये हो गए राष्ट्रीय पुरस्कार। अब बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हुए हैं उनकी। तो पहला है सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड 2025 मिल गया है। तो विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं भारत के सुदर्शन पटनायक। इन्हें 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अवार्ड मिला है? फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025। अब ये सैंड से आएगा तो आपको इतना आइडिया हो ही जाएगा कि अच्छा इनको सुदर्शन पटनायक को मारना है। ठीक है, तो यहाँ से इतना आइडिया लगा लेना आप। गणित के लिए 2025 का एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार ये गणित के लिए दिया जाता है। अब याद रखिएगा, जापानी गणितज्ञ हैं। ठीक है,
मासाकी काशीवारा। तो ये जो गणित का एबेल पुरस्कार है ये किसे मिला है? जापान के गणितज्ञ है मासाकी काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के मार्च 2025 में गणित का नोबेल इसको कहा जाता है, इसे एबेल पुरस्कार से इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो ये जो गणित का एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं और ये दिया गया है जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशीवारा, और उन्होंने किया क्या है? बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर यानी लगभग $7,20,000 प्रदान किया जाता है। अगला है गोल्ड मरकरी पुरस्कार। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा। इन्हें 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल के धर्मशाला में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसको मिला है गोल्ड मरकरी पुरस्कार? दलाई लामा को मिला है। किस लिए? शांति और स्थिरता के लिए। यह पुरस्कार उन्हें गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया गया। फिर अगला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025। तो प्रसिद्ध जल विज्ञानी वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गुंटर ब्लोइस्चेल, थोड़ा सा याद मैनेज कर लेना, यहाँ पर जो स्कैनर है वो थोड़ा दिक्कत कर गया है ना। तो गुंटर ब्लोइस्चेल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर उनके अग्रणी शोध के लिए वर्ष 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किसको मिला है? गुंटर ब्लोइस्चेल को। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोइस्चेल, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यह पुरस्कार अगस्त माह में विश्व जल सप्ताह के दौरान स्वीडन के राजा काली 16वें गुस्ताफ द्वारा दिया जाता है। अगला है बुकर पुरस्कार 2024। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो साहित्य के क्षेत्र में एक तो ये मिलता है, ये आपको याद होगा। तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार का वितरण लंदन में किया गया है। 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार, ठीक है, कितना मिलता है? 50,000 पाउंड मिलता है। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? ये मिला है सामंथा हार्वे को। किसके लिए दिया गया है? उनका उपन्यास है ऑर्बिटल, जो कि अंतरिक्ष पर आधारित है। ठीक है, कितना मिलता है इसमें? 50,000 पाउंड इसमें दिए जाते हैं। ऑर्बिटल उपन्यास में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए एक दिन की कहानी है। फिर आगे है इसमें कि 1969 में प्रारंभ बुकर पुरस्कार हेतु विश्व भर के किसी भी क्षेत्र के लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखित ऐसी पुस्तक जो यूके अथवा आयरलैंड से प्रकाशित हुई हो पर ही विचार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड है कि कोई अगर पुस्तक है जो अंग्रेजी में लिखित है और यूके अथवा आयरलैंड से प्रकाशित हुई हो, उसे ही ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि भारत व ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान एवं सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनकी। मैंने कई बार कहा है कि यहाँ पर मैचिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी है जहाँ से इनको अवार्ड मिले हैं जिन जिन देशों से। पहला है श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार। तो 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। अब यहाँ पर खाली मित्र विभूषण दे देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मित्र विभूषण पुरस्कार है, किसका है? श्रीलंका का है। विभीषण से याद रखिएगा, विभूषण श्रीलंका का, और किसको मिला है? पीएम मोदी को मिला है। फिर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, अब ये पूरा नहीं होगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये किसका अवार्ड है? ये मॉरिशस का अवार्ड है। और ये किसको मिला है? ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये पहली बार किसी भारतीय राजनेता को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने, नाम नहीं पूछेंगे, बस इतना याद रखना है कि कहाँ का है। तो कुवैत के जो हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कुवैत के ये अमीर हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। फिर अगला है ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, तो नाइजर के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये याद रखिएगा, ये नाइजर का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। फिर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर।
तो श्री मोदी को 20 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्जटाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के अवसर पर यह प्रदान किया गया है। और ये किसका है? ये डोमिनिका का है, ठीक है, डोमिनिका का है अवार्ड, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, तो वहाँ का पुरस्कार इन्हें मिला है। अब आपको याद रखना है ये जो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन हुआ है ये भी कहाँ हुआ है? ये गुयाना के जॉर्जटाउन में हुआ है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। बारबाडोस ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ठीक है, ये भी सम्मान दिया है श्री मोदी जी को। कैरेबियाई देश गुयाना ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसका है? ये गुयाना का है, ठीक है, ये मिला है पीएम मोदी को। फिर आगे बात करें प्रित्जकर अवार्ड 2025 की, तो मार्च 2025 में चीन के वास्तुकार लियू जियाकुन को वास्तुकला का नोबल कहे जाने वाले प्रित्जकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। लियो की प्रमुख परियोजनाओं में लियो युआन स्टोन कल्चर आर्ट ऑफ म्यूजियम शामिल है, जो पानी और प्राचीन पत्थरों के साथ एक पारंपरिक चीनी उद्यान को दर्शाता है। आपने इतना याद रखना है, प्रित्जकर अवार्ड 2025, ठीक है, वास्तुकार को दिया जाता है। किसको मिला है? लियू जियाकुन को, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में देते हैं। किसको मिला है? लियू जियाकुन को, चीन के वास्तुकार हैं, इन्हें मिला है, बस इतना याद रखना है। फिर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने कि संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पारिस्थितिकीविद है माधव गौडगिल को, ठीक है, आप जब पश्चिमी घाट से संबंधित एक समिति पढ़ते हो उसमें गौडगिल कमेटी का जिक्र आता है, तो भारतीय पारिस्थितिकीविद माधव गौडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह यूनेप द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। गौडगिल का योगदान पश्चिमी घाट पर केंद्रित है, ठीक है। 2012 में यूनेस्को ने इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुआ है? 2012 में। माधव गाडगिल को तो मिला ही है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, इसके अलावा ब्राजील की सोनिया गुआजरा को मिला है, चीन की लू क्यू को मिला है, अमेरिका की एमी बोवर्स कार्डालिस को मिला है, रोमानिया के गैब्रियल पॉन को मिला है और मिस्र के पर्यावरण संगठन सेकेम को इस वर्ष का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो या तो चारों नाम, मतलब इतने जो भी नाम है ये देखिए पूछ लेंगे कि इनमें से किसको मिला है, ठीक है, या कुछ खाली भारत को संबंधित अगर हम पूछेंगे तो माधव गाडगिल का नाम हो सकता है उसमें। फिर अगला है टर्नर पुरस्कार 2024, चित्रकार हैं जमलीन कौर, ठीक है, जमलीन कौर को 2024 का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये चित्रकार हैं। कौर को उनकी प्रदर्शनी अल्टर के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टर्नर पुरस्कार किसको मिला है? जमलीन कौर को। टर्नर पुरस्कार हर साल टेट ब्रिटेन द्वारा, ये ग्रेट ब्रिटेन होगा, यहाँ पर टेट लिखा है, तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है और यह ब्रिटेन के कलाकारों या ब्रिटेन में काम करने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है, ठीक है, या तो ब्रिटेन के कलाकार हों या ब्रिटेन में काम करने वाला कलाकार हों तो उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली ये क्या है? ये चित्रकारों से संबंधित पुरस्कार है। फिर है 97th एकेडमी यानी ऑस्कर पुरस्कार 2025। अब पूरी चीज़ें ना देख के आप यहाँ पर प्रमुख पुरस्कारों का विवरण देख लीजिए, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सीन बेकर, ठीक है, अनोरा के डायरेक्टर हैं सीन बेकर, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में। फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूट लिस्ट के अभिनेता हैं ये एड्रियन ब्रॉडी, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अनोरा की है, ठीक है, अनोरा की फिल्म की है अभिनेत्री मिकी मेडिसन, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? फ्लो को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड लघु फिल्म इन द शैडो ऑफ द साइप्रस, ठीक है, अगर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो फ्लो, फीचर से फ्लो हो जाएगा, और अगर लघु यानी शॉर्ट फिल्म की बात करें तो शॉर्ट से शैडो हो जाएगा, इन द शैडो ऑफ द साइप्रस। फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, वो थी एनिमेटेड फीचर फिल्म। अब हम देखेंगे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, ये थी नो अदर लैंड, ठीक है, नो अदर लैंड। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म की अगर हम बात करें द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। फिर बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो ब्राजील की फिल्म आई थी आई एम स्टिल हियर, ठीक है, आई एम स्टिल हियर, ये इनकी पिक्चर थी। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर की बात करें तो द ब्रूट लिस्ट डैनियल ब्लमबर्ग को दिया गया है ये अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो एलमॉल को दिया गया है, ठीक है, किसको दिया गया है? एलमॉल को। निर्देशक एडम जे ग्रेप्स की भारतीय हिंदी लघु फिल्म अनुजा को इस श्रेणी में नामित किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये जो सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी है इसमें भारतीय हिंदी लघु फिल्म शामिल हुई थी अनुजा, जिसके निर्देशक थे एडम जे ग्रेप्स, इसको नामित किया गया था।
फिर आगे है कि 97th ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म कौन थी? लापता लेडीज। ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025, तो यहाँ हम आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं कि कब वितरण हुआ। लॉस एंजल्स में इसका वितरण किया गया है। रिकॉर्डिंग एकेडमी के वर्ष 2025 के इन पुरस्कारों में भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका व उद्यमी चंद्रिका टंडन, ये इंदिरा नुई की बहन है, इन्होंने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम का पुरस्कार दो अन्य सहयोगियों द अफ्रीकी फ्लोटिस्ट वाउटर किलरमैन व जापानी सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो के साथ प्राप्त किया है। ठीक है। तो ये इन्होंने त्रिवेणी जो है ये 3 जन के साथ, मतलब ये थी और इनके साथ 2 जन और थे, उनके साथ मिला है। ठीक है। ग्रैमी 2025 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार अमेरिकी रैपर केंड्रिक लैमर को मिले हैं। तो याद रखिएगा, ग्रैमी 2025 में सर्वाधिक जो 5 पुरस्कार हैं वो किसको मिले हैं? अमेरिकी रैपर हैं केंड्रिक लैमर। फिर अब यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कारों में जो कुछ प्रमुख पुरस्कार होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है केंड्रिक लैमर, अमेरिकी रैपर गीतकार, नाइट लाइफ अस के लिए। ठीक है। नॉट लाइक अस, सॉरी नाइट पढ़ दिया, नॉट लाइक अस के लिए मिला है, सॉरी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड केंड्रिक लैमर को। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बियॉन्से को। ठीक है। बियॉन्से को मिला है, अमेरिकी गायिका है, काउ बॉय कार्टर के लिए। ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? केंड्रिक लैमर को मिला है, जो हमने ऊपर देखा। फिर यहाँ पर एक देख लीजिए कि बियोंस का 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में जीतना बेहद ऐतिहासिक था। क्यों था बियोंस का जीतना? इन्होंने अपने पहले कंट्री एल्बम काउ बॉय कार्टर, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था, बियॉन्से, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो इन्होंने जीता है, तो इन्होंने अपने पहले एल्बम, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, पहले कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, जिससे वह 26 वर्षों में यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। थोड़ा फंबल के लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है बियॉन्से ने, और 26 वर्षों में यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। बस इतना देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। फिर 82वां, ठीक है, 82 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025, तो फिल्म व अमेरिकी टेलीविजन के क्षेत्र के वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 82, ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया है? लॉस एंजल्स में 5 जनवरी 2025 को किया गया है। अब वो सब ना देख के हम सीधे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, फिल्म का नाम याद रखिए, निर्देशक कौन है? पायल कपाड़िया है। फिर बाकी क्या है कि ये 2 पुरस्कारों के लिए नामित हुई थी। किसमें? एक था सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार में ये शामिल थी। तो बस इतना याद रखना, बाकी छोड़ दो। अब यहाँ जो प्रमुख पुरस्कार हैं उन पर ध्यान दो। जैसे बेस्ट फिल्म की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? 82, ठीक है, 82 एडिशन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का। इसमें हम देख रहे हैं अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द ब्रूटलिस्ट को। ठीक है, ड्रामा है ये, द ब्रूटलिस्ट को मिला है एमेलिया पेरेज, म्यूजिकल या कॉमेडी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैडी कार्बेट को द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, सेबेस्टियन स्टेन ए डिफरेंट मैन, म्यूजिकल या कॉमेडी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फर्नांडा टोरेस को आई एम स्टिल हेयर ड्रामा, डेमी मूर द सब्सटेंस, म्यूजिकल या कॉमेडी। इतना ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, अगर भारत से रिलेटेड होता है तभी पूछा था 2022-23 में, वो जो एमजे कीरवानी को मिला था नाटू नाटू के लिए, इसलिए ये पूछा गया था, तभी से ये बहुत ज़्यादा डिटेल में देने लगे हैं। अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा जाता था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता किएरन किल्कन, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री जो सल्दाना, एमेलिया पेरेज। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है फ्लो। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत की अगर हम बात करें तो ट्रेंट रेजर, एटिकस रॉस और चैलेंजर्स, तो ये 3 जन है इसमें। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत के लिए। अगला है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा वर्ष 2025 के 78वें पुरस्कारों का वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को किया गया। ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म है द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, किसके द्वारा निर्देशित है? ब्रैडी कार्बेट। हमने ब्रूटलिस्ट कई बार देख लिया, ऑस्कर में देखा, गोल्डन ग्लोब में देखा, आप बाफ्टा में देख रहे हैं। तो ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूटलिस्ट तथा एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित कॉन्क्लेव को सर्वाधिक 4 पुरस्कार इन पुरस्कारों यानी बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों के तहत मिले हैं। ठीक है, तो द ब्रूटलिस्ट को सबसे ज़्यादा 4 मिले हैं और कॉन्क्लेव को भी सबसे ज़्यादा 4 मिले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कुछ दिए गए हैं। जैसे गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्पेनिश फ्रेंच फिल्म एमेलिया पेरेज को मिला है। फिर भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित ऑल वी इमेजिन एज लाइट भी इस श्रेणी में पुरस्कार हेतु नामांकित थी।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में, किंतु उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला। तो सिर्फ इतना ही था, ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। आगे है मिस यूनिवर्स 2024। तो वर्ष 2024 की 73वीं यानी 73rd मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, फाइनल कहाँ हुआ इसका, मैक्सिको सिटी मैक्सिको में हुआ। इस प्रतियोगिता की विजेता रही हैं डेनमार्क की, ठीक है, याद रखिएगा किस देश से संबंधित है, डेनमार्क से हैं। 21 वर्ष की हैं, नाम क्या है, विक्टोरिया कजेर थेलविक। तो मिस यूनिवर्स बनी है विक्टोरिया कजेर थेलविक, कहाँ से संबंधित है, डेनमार्क से, 21 साल की हैं और वह इस प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली डेनमार्क की पहली सुंदरी हैं। फिर ये हमने देखा मिस यूनिवर्स। अब देखेंगे मिस इंटरनेशनल 2024। जापान के टोक्यो में 12 नवंबर 2024 को संपन्न वर्ष 2024 की मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का खिताब वियतनाम की हुइन थी थान थुई, ठीक है, अब ये तो नाम याद ही रह जाएगा, हुइन थी थान थुई, इन्होंने जीता है मिस इंटरनेशनल का अवार्ड, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं मिस इंटरनेशनल में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था मुंबई की रश्मि सिंधे ने। फिर आ जाते हैं मिस अर्थ 2024। वर्ष 2024 की मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन फिलीपींस के मनीला में 9 नवंबर 2024 को हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की 22 वर्षीय जेसिका लेन को मिस अर्थ का अवार्ड दिया गया है। तो मिस अर्थ दिया गया है जेसिका लेन को, कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, जैसे मिस यूनिवर्स दिया गया है विक्टोरिया कजेर थेलविक को, ये डेनमार्क से संबंधित है। मिस इंटरनेशनल का अवार्ड किसको दिया गया है, हुइन थी थान थुई, ये कहाँ की है, ये वियतनाम की है। और मिस जो अर्थ है ये अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेन को। फिर है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है टाइम, इसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर दिसंबर 2024 में घोषित किया है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। यह दूसरा अवसर है जब इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम का, 2016 में पहली बार इन्हें घोषित किया गया था। फिर है टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी AMD की CEO हैं लिसा सू। लिसा सू, CEO से सू याद रखिएगा, लिसा सू को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए CEO ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। फिर टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2024। तो अमेरिका की एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं कैटलिन क्लार्क, याद रखिएगा बास्केटबॉल खिलाड़ी को मिला है, अमेरिका की हैं कैटलिन क्लॉक, इन्हें टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है। और 2023 में ये किसको मिला था, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनल मेसी को दिया गया था, जबकि इस बार मिला है कैटलिन क्लार्क को। तो इस तरीके से जो हमारा अवार्ड वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे जो एक सेक्टर बचा हुआ है स्पोर्ट्स का। अब स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें चर्चित खिलाड़ी पहला सेगमेंट है। तो पहला है इसमें वंदना कटारिया, ठीक है। तो देश के लिए सर्वाधिक 320 मैच खेलने वाली और अब तक ओलंपिक में हैट्रिक जड़ने वाली एकमात्र फॉरवर्ड रोशनाबाद उत्तराखंड की हैं वंदना कटारिया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा वंदना कटारिया उत्तराखंड से संबंधित हैं और किस खेल से संबंधित थी, हॉकी से संबंधित थी। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और पद्मश्री इन्हें दिया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास के बाद वंदना हॉकी इंडिया लीग और अन्य राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना जारी रखेंगी, बस इतना याद रखना है। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फरवरी 2024 में स्पोर्टिको द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले, ठीक है, विश्व के जो 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं उनमें पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शीर्ष स्थान रहा है। और इनके पास कितनी कमाई है, 2062 करोड़ रुपए, ठीक है। वर्ष 2024 में 2062 करोड़ रुपए इनकी कुल कमाई है। फिर अगला है कर्स्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की प्रतिष्ठित तैराक। क्या है ये जो कर्स्टी कोवेंट्री हैं, ये क्या है, जिम्बाब्वे की प्रतिष्ठित तैराक हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 वर्ष के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, देश याद रखना कर्स्टी कोवेंट्री का, जिम्बाब्वे से है, किस खेल से संबंधित थी, तैराकी से। तो IOC का जो 130 वर्ष का इतिहास है उसमें ये पहली महिला अध्यक्ष बनने का इन्हें गौरव मिला है। और उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप से IOC का पहला अध्यक्ष बनने की भी उपलब्धि प्राप्त की है। तो बस इतना ही याद रखना है। फिर है सोहली अख्तर, ICC ने फरवरी 2025 में बांग्लादेश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं सोहली अख्तर, ठीक है। सोहली अख्तर किससे संबंधित है, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ICC ने इन पर 5 वर्ष के लिए क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों किया है, तो भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं सोहली अख्तर। फिर रविचंद्रन अश्विन, तो भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने 18 दिसंबर 2024 को
ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के बाद, कहाँ, ब्रिस्बेन में, ठीक है, वहाँ से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये बात हो गई। फिर टेस्ट श्रृंखलाओं में सर्वाधिक 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अश्विन ने प्राप्त किया है। बस इतना याद रखना, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर थे, बॉलिंग करते थे इसमें ये, और इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। फिर अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर ने दिसंबर 2024 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की प्रतिष्ठित मानद सदस्यता प्राप्त की है। तेंदुलकर का एमसीजी पर सफलता का लंबा इतिहास रहा है, बस इतना याद रखना है, एमसीसी की यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित मानद सदस्यता प्राप्त की है अभी सचिन तेंदुलकर ने। फिर विराट कोहली, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में 15 रन का स्कोर करने के बाद भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली वनडे मुकाबलों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो वनडे मुकाबलों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। बहादुर सिंह सागू की अगर हम बात करें तो 2002 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके पूर्व गोला फेंक, ठीक है, बहादुर सिंह सागू किससे संबंधित है? गोला फेंक। तो ये गोला फेंक एथलीट है। गोला फेंक बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष 5 जनवरी 2025 को महासंघ की चंडीगढ़ में संपन्न बैठक में चुना गया। इस पद पर श्री सागू का कार्यकाल 4 वर्ष तक रहेगा, तो ये याद रखिएगा, बहादुर सिंह सागू। फिर क्रिकेट में अगर हम बात करें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस बार कौन सा संस्करण था? नवा संस्करण था। कब से कब तक हुआ है? 19 फरवरी से, ठीक है, 9 मार्च तक खेला गया है नवा संस्करण चैंपियंस ट्रॉफी का। कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है, किसकी होस्टिंग में? तो पाकिस्तान की मेजबानी में, पाकिस्तान और यूएई में आयोजित हुआ। तो भारत के जो सभी मैच हुए यूएई के दुबई में आयोजित किए गए, बाकी सारी टीमों के मैच पाकिस्तान में आयोजित किए गए। तो जो फाइनल मुकाबला था वो 9 मार्च 2025 को दुबई में खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें भारत विजयी रहा। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मिला, और जो गोल्डन बैट अवार्ड है, ठीक है, गोल्डन बैट अवार्ड मिला है रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। तो याद रखिएगा, जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला है? रोहित शर्मा को। फिर जो टूर्नामेंट का जो गोल्डन बैट अवार्ड होता है वो मिला है रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। फिर कितना पुरस्कार मिला है विजेता टीम को? $2.24 मिलियन यानी 19.54 करोड़, 19.5 करोड़ लगभग अवार्ड मिला है जिसने ये ट्रॉफी जीती है। भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। पहले उसने 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता था, और 2013 में उसने इंग्लैंड को पराजित कर खिताब जीता था। फिर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2024-25 के सेशन की। तो 11 अक्टूबर 2024 से ये सेशन शुरू हुआ था, मार्च 2025 तक, ठीक है। तो ये फाइनल खेला गया किसके बीच में? फाइनल खेला गया है, फाइनल मुकाबला विदर्भ, नागपुर में केरल और विदर्भ के बीच खेला गया, ठीक है। कहाँ हुआ है? नागपुर में ये मुकाबला खेला गया है फाइनल का, केरल और विदर्भ के बीच में, जिसमें विदर्भ ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीत लिया, यानी रणजी ट्रॉफी 2024-25 विजेता कौन रहा है? विदर्भ रहा है। तो विदर्भ के गेंदबाज हैं हर्ष, इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग क्रिकेट 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग का प्रथम संस्करण 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 तक, पहला संस्करण था, नवी मुंबई, वडोदरा और रायपुर में आयोजित किया गया। 6 टीमों ने भाग लिया था। कौन सी थी? इंडिया मास्टर, वेस्ट इंडीज मास्टर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, और इनके बीच 18 मैच टोटल खेले गए। जो फाइनल मुकाबला हुआ था 16 मार्च को रायपुर के, ठीक है, रायपुर के स्टेडियम में, वहां पर वेस्ट इंडीज और इंडिया मास्टर्स के बीच में मैच खेला था, जहां पर इंडिया मास्टर ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा दिया। और इंडिया मास्टर्स के कप्तान कौन थे? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वहां के कप्तान थे। अगला है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025। तो महिलाओं के अंडर 19 T20 विश्व कप के दूसरे संस्करण का आयोजन मलेशिया की मेजबानी में 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को हुआ, ठीक है। किसकी मेजबानी में? मलेशिया की मेजबानी में, और ये महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप था, ठीक है। कहाँ हुआ है? मलेशिया में, 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्कैनिंग में दिक्कत आई है, अब शब्दों पर देखिएगा, आराम से रहेगी आपको, ठीक है। तो फाइनल जो यहाँ का था, यहाँ भी दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया, जहाँ पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया फाइनल मुकाबले में और टूर्नामेंट को जीता। तो टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व यानी कप्तान कौन थी? तो ये थी निकी प्रसाद। इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 2023 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में भारत ने ही जीता था। और अब जो आगामी तीसरा संस्करण है, यानी ये आप याद रखना है, ठीक है। तो जो पहला संस्करण था वो 2023 में खेला गया था दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में, ठीक है। कहाँ खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका में, भारत उसमें विजयी रहा था।
2025 वाला जो अंडर 19 महिला विश्व कप है T20 वो खेला गया है मलेशिया में, और उसमें भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीती, यानी लगातार 2 बार भारत विजेता रहा है। अब जो तीसरा संस्करण होगा 2027 में, वो बांग्लादेश और नेपाल की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। फिर भारत और इंग्लैंड के बीच T20 और ODI श्रृंखला 2025 खेली गई। अब इतने तो ये नल्ले बैठे नहीं है कि T20 श्रृंखला और ये सारी चीज़ें पूछें, तो फिर भी देख लो। जनवरी फरवरी 2025 में भारत के दौरे पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी। 5 T20 मैच, 3 ODI खेलने, 5 मैचों की श्रृंखला इन्होंने 4-1 से जीती। जो T20 श्रृंखला सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, और जो 3 मैचों की श्रृंखला थी वो 3-0 से जीती, और रोहित शर्मा इसमें कप्तान थे। बस इतना याद रखना, बाकी यार यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक है। अगर आपने पढ़ना तो आप PDF से पढ़ लेना। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 राउंड। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की लिस्ट ए क्रिकेट की 32वीं वार्षिक विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, 38 टीमों के बीच कब से 21 दिसंबर से 18 जनवरी 2025 को खेला गया। अब जैसे आपने रणजी देखा था, वहाँ केरल और विदर्भ के बीच में मुकाबला हुआ था। अब यहाँ पर क्या है, यानी ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है, यहाँ पर कर्नाटक और विदर्भ के बीच, ठीक है, कर्नाटक और विदर्भ के बीच फाइनल मैच खेला गया, और विदर्भ ने कर्नाटक को हराकर 5वीं बार यह ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल की। तो ये आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी की विजेता भी विदर्भ है, और विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता भी विदर्भ है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी 2024-25। अब यहाँ से भी पूछेंगे नहीं, ठीक है। कब किया? नवंबर 2024 से जनवरी 2025 में दौरा किया था। पहला जो पर्थ में खेला गया टेस्ट था वहीं भारत ने जीता था। बाकी ब्रिस्बेन वाला जो गाबा में खेला गया था वो ड्रॉ हो गया था। बाकी 3 इंडिया हार गई थी। तो 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ने ये श्रृंखला अपने नाम की। इसके साथ ही 10 वर्षों से भारत के पास रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हो गया। तो सिर्फ इतना ही है, बाकी आप सब छोड़ दो, आगे आ जाओ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी BCCI की T20 क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 17वां, ठीक है, कौन सा 17वां संस्करण 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला है वो मुंबई व मध्य प्रदेश की टीमों के बीच 15 दिसंबर को बेंगलोर में खेला गया। तो ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये किसके बीच में फाइनल खेला गया है? मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच में, ठीक है। तो मुंबई टीम दूसरी बार इस ट्रॉफी की विजेता बनी, इसने मतलब मध्य प्रदेश को हराया, और जो नेतृत्व कौन कर रहा था मुंबई टीम का? श्रेयस अय्यर कर रहे थे। फिर है अंडर 19 एशिया कप 2024। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के तत्वाधान में अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 एशिया कप की बात हो रही है। दिसंबर 2024 में कहाँ खेला गया है? UAE में खेला, यानी संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था दुबई में, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2024 जीता। फिर महिलाओं का अंडर 19 एशिया कप 2024 की अगर हम बात करें तो महिलाओं का पहला T20 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ हुआ? मलेशिया की मेजबानी में, ठीक है। तो जो पुरुष वाला हुआ वो हुआ है UAE में, जो महिला वाला जो पहला हुआ है वो हुआ है मलेशिया में अंडर 19 महिला विश्व कप। यहाँ पर भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराया है। तो ये याद रखना, जो नॉर्मल यानी मेल वाला जो हुआ है उसमें बांग्लादेश और भारत ही खेल रहे थे, फाइनल दुबई में हुआ, उसमें बांग्लादेश ने भारत को हराया। लेकिन जो महिला अंडर 19 एशिया कप हुआ है, ठीक है, उसमें भी भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ है, लेकिन उसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया है। तो ये बस इतना याद रखना है। फिर टाटा महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, WPL की बात की जा रही है। 14 फरवरी से 15 मार्च तक तीसरा संस्करण था ये WPL का, और 5 फ्रेंचाइजी खेलते हैं। फाइनल खेला गया था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में, जो ये MI ने जीत लिया, यानी ये मुंबई इंडियंस का दूसरा खिताब है। यानी पहला संस्करण इन्होंने जीता है और तीसरा संस्करण जीता है, बाकी दूसरा संस्करण जीता था RCB ने। फिर ये इंपॉर्टेंट है BCCI क्रिकेट पुरस्कार 2025, ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को मिला है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। फिर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का पॉली उमरीगर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का अवार्ड किसको दिया गया है? स्मृति मंधाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष का यह अवार्ड किसको दिया गया है? सरफराज खान को दिया गया है। और अगर महिला की बात करें, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला, तो ये आशा शोभना को। BCCI का विशेष पुरस्कार दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। फिर है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन, ठीक है, महिला, उसमें कौन है? स्मृति मंधाना। ODI में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसके हैं? स्मृति मंधाना को यह अवार्ड मिला है। फिर सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं महिला में? ये अवार्ड मिला है दीप्ति शर्मा को, ठीक है। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का अवार्ड मिला गया है अक्षय तोत्रे को। अक्षय तोत्रे को मिला है घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का।
बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीम, कौन सी टीम को सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है? तो मुंबई को ये अवार्ड मिला है। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया है, यानी इसको बोलते हैं लाला अमरनाथ पुरस्कार, ये दिया गया है तनुष कोटियान को। सीमित ओवर घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रहे हैं शशांक सिंह। फिर जगमोहन डालमिया ट्रॉफी मिली है प्रिया मिश्रा को, ठीक है। और घरेलू क्रिकेट जूनियर में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर रही हैं ईश्वरी अवसारे। तो आपको यहाँ पर बेसिकली याद रखना ये वाले, ठीक है, ये वाला सेगमेंट आपने याद रखना है। फिर है आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार चीज़ ये देख लीजिए कि 24 से 28 जनवरी 2025 को दुबई में दिया गया है आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2024। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी गैरी सोबर्स ट्रॉफी ये किसको दी गई है? भारत के जसप्रीत बुमराह को दी गई है ट्रॉफी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, ठीक है। और यह सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले वह भारत के 5वें खिलाड़ी हैं। इनसे पूर्व राहुल द्रविड़ को मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली, ठीक है, इन्हें 2 बार ये अवार्ड मिला है। फिर टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड, जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी है, ये भी दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। फिर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? अजयतुल्ला उमरजई को मिला है, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्हें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? अर्शदीप सिंह, भारत के खिलाड़ी हैं। तो ये याद रखना, जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो मिला है जसप्रीत बुमराह को, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई को, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अर्शदीप सिंह, भारत के, ठीक है। फिर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर को मिला है कॉमेंटू मेंडिस, ठीक है, कॉमेंटू मेंडिस श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। फिर सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर, तो गेरहार्ड इरासियस नामीबिया के खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर, ये बहुत मुश्किल है पूछा जाए। फिर सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रॉसेल होई फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है इस एरिया में, तो ये मिला है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। फिर विमेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? स्मृति मंदाना को, ठीक है, विमेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्मृति मंदाना को। फिर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ये अवार्ड दिया है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को दिया गया है। फिर आगे हम देखें, सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड शेफर्ड ट्रॉफी किसको दी गई है? रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है, इंग्लैंड के है अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है डेविड शेफर्ड ट्रॉफी। तो बस इतना देख लीजिए। फिर आगे मुंबई इंडियंस ने ओवल इनविंसिबल्स में 49.10% की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है, तो ये कोई काम की चीज़ है नहीं, छोड़ दो, ठीक है। द 100 लीग ये आपको देख लेना है, ये कौन कराता है? इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड कराता है। इसमें 100 गेंदों की क्रिकेट लीग होती है, ठीक है, एक पारी में 100 गेंदें ही फेंकी जाती हैं। फिर एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहसिन नकवी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को अप्रैल 2025 में श्रीलंका के सम्मी सिल्वा की जगह एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है मोहसिन नकवी की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टेनिस की। इसमें पहला है कतर ओपन 2025। कतर ओपन 2025 9 से 15 फरवरी 2025 को ये कतर के दोहा में संपन्न हुआ। एकल खिताब, ठीक है, एकल खिताब जीता है अमेरिका की अमंदा एनिसिमोवा ने। किसने जीता है? अमंदा एनिसिमोवा ने कतर ओपन, ठीक है, बस इतना आप याद रखो। और पुरुषों के कतर ओपन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है अलेक्जेंडर ड्रेपर, ठीक है, अलेक्जेंडर ड्रेपर को फाइनल में हराकर रूस के आंद्र रूबलेव ने। तो एक तो याद रखना आपने, ये जो WTA कतर ओपन टेनिस का एकल खिताब महिला में जीता है अमेरिका की अमंदा एनिसिमोवा ने, और जो पुरुषों में जीता है वो रूस के हैं आंद्र रूबलेव, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, भारत में ATP चैलेंजर टूर 2025। तो भारत ने 2025 में 4 ATP चैलेंजर प्रतियोगिता की मेजबानी की। कितनी? 4। पहली प्रतियोगिता चेन्नई में खेली गई, 3 से 9 फरवरी को खेली गई है। दूसरी दिल्ली में 10 से 16 फरवरी, ठीक है। तीसरी पुणे 17 से 23 फरवरी, और चौथी खेली जाएगी बेंगलोर में 24 फरवरी से 2 मार्च में आयोजित की जाएगी। अब ये जो 4 खेले गए हैं, ठीक है, ये 4 ATP चैलेंजर खेले गए हैं, इनमें कौन कौन विजेता रहा है वो हम देख लेते हैं। तो एकल विजेता ही देखेंगे, युगल विजेता इसमें अगर भारत का कोई होगा तो वो हम देख लेंगे, ठीक। जैसे चेन्नई ओपन की अगर हम बात करें तो किरियन जैक्वेट फ्रांस के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने चेन्नई ओपन भी जीता और दिल्ली ओपन भी जीता, ठीक है। तो चेन्नई ओपन और दिल्ली ओपन के खिलाड़ी हैं फ्रांस के किरियन जैक्वेट। पुणे ओपन जो एकल विजेता रहे हैं ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं डॉलिबोर स्वारसिना, ठीक है, डॉलिबोर स्वारसिना चेक गणराज्य के। बेंगलोर ओपन में जीता है ब्रैडन होल्ट ने, ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। बाकी अगर हम बात करें तो पुणे ओपन में युगल विजेता रहे हैं
जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत भारत के, और बेंगलुरु ओपन में युगल विजेता रहे अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो ताइवान के। ठीक है, अब इन सबसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका इन क्वेश्चन से भी अच्छा बन सकता है, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, तो वर्ष 2025 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन 12 से 26 जनवरी के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया। जो प्रतियोगिता का पुरुष एकल, ठीक है, मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? इटली के यानिक सिनर ने। किसको हराया है? जर्मनी के एलेक्सांडर ज़वेरेव को हराया है। और जो मेन सिंगल अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, इटली के यानिक सिनर ने। और जो महिलाओं का यानी विमेन सिंगल का अवार्ड जीता है, बेलारूस की आर्ना सबालेंका को फाइनल में अमेरिका की मैडिसन कीज ने हराया। तो जो विमेन सिंगल का खिताब जीता है वो किसने जीता है? अमेरिका की मैडिसन कीज ने। और इन्होंने किसको हराया? बेलारूस की आर्ना सबालेंका को। बस इतना याद रखो, बाकी सब छोड़ दो। अब आ जाओ हांगकांग टेनिस ओपन 2025 में। तो ये 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 के बीच हांगकांग में आयोजित हुआ। ठीक है, और इस मतलब हांगकांग टेनिस ओपन का एकल खिताब फ्रांस के अलेक्जेंड्रे म्यूलर ने फाइनल में जापान के की निशिकोरी को हराकर जीता। तो बस इतना याद रखो, ज़्यादा फोकस आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन में रखा है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी हो तो देख लो, बाकी मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, काम की चीज़ यहाँ पर है एक और, मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025। तो 9 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित इस टूर्नामेंट को एकल का खिताब स्विट्जरलैंड की जिल टिममैन ने जीता। ठीक है, किसने जीता है एकल का खिताब? जिल टिममैन ने जीता। फिर बस इतना ही है मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अब हम बात करेंगे हॉकी की। ठीक है, तो हॉकी पे देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25। ठीक है, महिला हॉकी लीग की बात की जा रही है। तो झारखंड के रांची में 28 मार्च 2025 को खेले गए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, कहाँ खेला गया है ये? झारखंड की कैपिटल रांची में खेला गया है। ठीक है, और यहाँ पर हरियाणा ने उड़ीसा को पराजित कर जीत लिया। तो कौन जीता है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग? हरियाणा जीता है, और हराया किसको है? उड़ीसा को। ठीक है, फिर अगला है महिला FIH इंडोर हॉकी विश्व कप 2025। 3 से 9 फरवरी तक खेला गया है। कहाँ खेला गया है? क्रोएशिया के पोरेक में इसका आयोजन हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर पोलैंड ने ये जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया को पराजित कर पोलैंड ने जीता है महिला FIH इंडोर हॉकी विश्व कप। और पुरुष FIH इंडोर हॉकी विश्व कप की अगर हम बात करें तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर जो महिला वाला था वहाँ पर ऑस्ट्रिया को पराजित कर पोलैंड ने जीता था, और जो पुरुष वाला था वहाँ पर भी ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, लेकिन कौन जीता? जर्मनी जीता है। फिर ये रिपीटेड है, इसको छोड़ दो। अगला है पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी, भारत 5वीं बार विजेता बना है। ठीक है, जूनियर एशिया कप हॉकी। तो कौन सा 10वां संस्करण था? आयोजन कहाँ हुआ है? ओमान के मस्कट में हुआ है। ठीक है, ओमान के मस्कट में हुआ है जूनियर एशिया कप हॉकी का 10वां संस्करण। और फाइनल खेला गया भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच में, तो जिसमें पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत जो है इस ट्रॉफी का विजेता बना। PR श्रीजेश की कोचिंग में भारत की जूनियर टीम का यह पहला ही टूर्नामेंट था। ठीक है, फिर बात करते हैं पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग 2024-25। पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 के बीच खेली गई है उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक है, और किसने जीता है? श्रीचीगढ़ बंगाल टाइगर्स ने। श्रीचीगढ़ बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को 4-3 से पराजित कर ये टाइटल जीता है पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग का। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहे हैं? विक्रमजीत सिंह रहे हैं हैदराबाद तूफान के। टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे हैं जुगराज सिंह बंगाल टाइगर्स के। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं सुखरीत सिंह। जो बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं, बेस्ट प्लेयर रहे हैं, वो सुखरीत सिंह रहे हैं बंगाल टाइगर्स के। और फेयर प्ले ट्रॉफी दी गई है यूपी रुद्रा को, ये याद रखिएगा, फेयर प्ले ट्रॉफी मिली है यूपी रुद्रा को। फिर महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 की बात करें तो हमने देखा पुरुष हॉकी इंडिया लीग, अब है महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25। 12 से 16 जनवरी 2025 के बीच उड़ीसा के राउरकेला और झारखंड के रांची में आयोजित हुई। ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को पराजित किया। ठीक है, तो जो महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 है वो किसने जीती है? उड़ीसा वॉरियर्स ने। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही है सूरमा हॉकी क्लब की ज्योति रुमावत, तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सूरमा हॉकी की सविता पूनिया को घोषित किया गया है। वैसे तो यार ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, छोड़ भी दोगे कोई मतलब नहीं है, इतना याद भी नहीं कर पाओगे। अब ये आप यहाँ पर देखो, ये काम की चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2025 के पुरस्कार। ठीक है, हॉकी महासंघ के
वर्ष 2025 के पुरस्कार ये हैं काम की चीज़। ओमान के मस्कट में आयोजित हुए हैं। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? वर्ष 2023-24 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हरमनप्रीत सिंह को, जो कि भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हरमनप्रीत सिंह को। यह तीसरा वर्ष है जब उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 2020-21, 2022-23 और अब उन्हें 2023-24 यानी पिछले 3 सालों से यही पा रहे हैं। फिर भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ष 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को मिला है। गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? PR श्रीजेश, भारत के हैं, इनको मिला है। फिर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये मिला है पाकिस्तान के सुफियान खान को। कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नीदरलैंड के जीरोन डेल्मी को। ठीक है, कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नीदरलैंड के जीरोन डेल्मी को। और अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव रोजर्स को। तो ये बात हो गई पुरुष वर्ग की। अब अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है महिला वर्ग में यिब्बी जैनसन। ठीक है, नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं यिब्बी जैनसन, इनको मिला है। गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है चीन की है ये जियाओ। ठीक है, ये जियाओ चीन की है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है अर्जेंटीना की जो डियाज को। और कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है चीन की एलिसन अन्नान को, जबकि अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्कॉटलैंड की सारा विल्सन को। ठीक है, तो ये पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में दोनों अलग अलग हैं। आपको बेसिकली याद रखना है ये गोलकीपर और प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें, ये हटा दो यार, ये जो बैडमिंटन में एशिया मिश्र टीम चैंपियनशिप है ये हटा दो, यहाँ पर आओ, कुछ इतना खास नहीं हुआ है। ये देखो इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025। तो वर्ष 2025 का योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला गया है? नई दिल्ली में खेला गया है 4 से 19 जनवरी 2025 को, जिसमें अगर हम पुरुष और महिला वर्ग सिंगल की अगर हम बात करें तो मेल सिंगल का अवार्ड जीता है। ठीक है, मेन सिंगल का अवार्ड जीता है विक्टर एक्सेल सेन ने। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल सेन ने। और विमेन सिंगल का अवार्ड जीता है ऑन से यंग ने। ठीक है, ऑन से यंग ने जीता है विमेन सिंगल का अवार्ड। तो बस इतना याद रखना। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा भी गया है। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक खेला गया। लखनऊ इसमें विजेता एवं उपविजेता पता नहीं कौन रहा है, लखनऊ लेकिन इसमें विजेता रहा है, ये इसमें कहा गया है। मेन सिंगल की बात करें तो विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन, भारत के हैं, और उप विजेता रहे हैं जिया हेंग जोसन ते। ठीक है, सिंगापुर के हैं। महिला विमेन सिंगल की खिताब जीता है PV सिंधु ने, और उप विजेता रहे हैं लियू यू। तो आपने मेन सिंगल और विमेन सिंगल देख लेना है। मेन सिंगल जीता है लक्ष्य सेन भारत, और विमेन सिंगल जीता है PV सिंधु ने। ठीक है, बस इतना याद रखो। फिर आगे बाकी सारी चीज़ छोड़ दो, अगर आपने पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ लेना PDF से। ठीक है, बाकी है द बेस्ट फीफा अवार्ड 2024, ये हमारे काम की चीज़ है। तो इस पुरस्कार का समारोह का आयोजन 17 दिसंबर 2024 को कहाँ किया गया है? दोहा, कतर में किया गया है। और द बेस्ट फीफा अवार्ड 2024 के विजेताओं की सूची इस प्रकार है। तो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, ठीक है, ये किसको दिया गया है? किसकी बात हम कर रहे हैं? फीफा अवार्ड की। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है विनीसियस जूनियर को। ब्राजील के खिलाड़ी हैं विनीसियस जूनियर, इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है स्पेन की एताना बोनामाटी को। ठीक है, स्पेन की एताना बोनामाटी को मिला है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। तो ये दो तो अच्छे से याद रखिएगा। फिर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का अवार्ड मिला है कार्लो एंसेलोटी को। महिला कोच का अवार्ड मिला है एमा हेस को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड मिला है एमिलियानी मार्टिनेज को। ठीक है, किसको मिला है? एमिलियानी मार्टिनेज को पुरुष में। और महिला गोलकीपर का अवार्ड मिला है एलिमा नाहेर को। फिर बस इतना देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं संतोष ट्रॉफी 2024-25। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के 78वें संस्करण की संतोष ट्रॉफी, ठीक है, सभी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों व सेना की 38 टीमों के बीच 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच खेला गया है। हैदराबाद में खेले गए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार यह ट्रॉफी जीतकर अपने ही रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया। यानी संतोष ट्रॉफी 2024-25 फाइनल खेला गया पश्चिम बंगाल और केरल के बीच में, और केरल को हराया पश्चिम बंगाल ने, और पश्चिम बंगाल ने लगातार 33वीं बार ये ट्रॉफी जीतकर अपना रिकॉर्ड आगे बढ़ाया है।
ठीक है। टूर्नामेंट में यानी जो संतोष ट्रॉफी है, इसमें बंगाल के रोबी हंसदा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। फिर है 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को तथा 2030 की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन को करनी है। तो ये याद रखना, जो 2030 की मेजबानी है फीफा विश्व कप की, वो कौन करेगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। जबकि 2034 की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। ठीक है, तो ये देखते हैं 2034 के फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। 2034 के लिए विश्व कप की मेजबानी के लिए सऊदी अरब ही एकमात्र दावेदार था। ठीक है, फिर इसमें कहा गया है 11 दिसंबर की बैठक में वर्ष 2030 के फीफा विश्व कप, जो कि आयोजन का 1वां वर्ष होगा, तो 24वें फीफा विश्व कप की मेजबानी भी संयुक्त रूप से 3 देश करेंगे, स्पेन, पुर्तगाल व मोरक्को। ठीक है, जो पहला विश्व कप खेला गया था फीफा विश्व कप, वो 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। तो बस इतना याद रखना है। 2030 वाला होगा कहाँ पर? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में, और 2034 का होगा फीफा विश्व कप सऊदी अरब में। ठीक है, अब देखते हैं शतरंज। इसमें है टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2025, बहुत लाइमलाइट में रही थी। कौन सी? टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2025। तो नीदरलैंड में विज ऑन जी में 17 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को 78वां, ठीक है, 78वां एडिशन था टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का। इसमें भारत के ग्रांड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने, ठीक है, आर प्रज्ञानानंद ने देश के विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डी को हराकर ही जीता है। तो ये जो टाटा स्टील मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2025 है, कौन जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किसको हराया है? डी गुकेश को हराया है। ठीक है, गुकेश डी को हराया। चेन्नई के 19 वर्षीय प्रज्ञानंद यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, और विश्वनाथन आनंद, ठीक है, 5 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद हैं और दूसरे बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। फिर डी गुकेश बने हैं सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन। तो ये याद रखिएगा, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? डी गुकेश। ये भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी, ठीक है, नाम क्या है? गुकेश डोमाराजू। इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को चैंपियन चीन के डिंग लेरेन को सिंगापुर में खिताबी मुकाबले में हराकर विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चीन के खिलाड़ी को इन्होंने हराया। विश्व चैंपियन बनने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, और 5 बार विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद ने। अंतिम बार 2013 में खिताब जीता था। तो याद रखिएगा, विश्व चैंपियन बने हैं जो विश्वनाथन आनंद हैं, वो 5 बार बने थे। वो पहले खिलाड़ी थे भारत के, अब ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रांड मास्टर गुकेश की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि केवल 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर वो शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन भी बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला है कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, 3 है, एक टाटा स्टील वाली तो आर प्रज्ञानंद ने जीती। विश्व जो शतरंज चैंपियनशिप है वो गुकेश डी ने जीती। अब ये फिडे विश्व रैपिड शतरंज, ये किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। तो इसमें है कि डी गुकेश के बाद भारत की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी ग्रांड मास्टर कोनेरू हम्पी ने भी दिसंबर 2024 में, उस समय इतिहास रचा, ये सब हटाओ, काम की बात यह है कि इन्होंने दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इतिहास तो रच ही दिया। ठीक है, बस इतना याद रखना आपने। तो कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। अब आगे अगर हम देखेंगे बिलियर्ड और स्नूकर की बात करें, तो इसमें है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। कहाँ हुआ ये? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप दोहा में। फिर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025, ये भी जीता है पंकज आडवाणी ने। अगर बिलियर्ड्स या स्नूकर की बात आ जाए तो भाई इसमें पंकज आडवाणी 1 नंबर आदमी है। ठीक है, आंख बंद करके मार सकते हो कि भाई यही जीतेंगे। तो हालांकि ये देख लो, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप भी जीता है पंकज आडवाणी ने, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप भी जीता है। इसके साथ ही IWSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप भी किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। ये जो विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप हुआ है, ये कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में। फिर स्क्वैश की बात करें तो इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, भारत की शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 28 मार्च 2025 को इंडियन ओपन का खिताब जीता। पुरुष वर्ग में मिस्र के करीम एल टार्की चैंपियन बने। ठीक है, तो महिला वर्ग में अनाहत सिंह और पुरुष वर्ग में मिस्र के करीम एल टार्की ने ये जीता है। फिर ये सब छोड़ दो, आगे आ जाओ। गोल्फ में अगर हम आए तो गोल्फ में क्या है? टाटा स्टील PGTI प्लेयर्स चैंपियनशिप, ये भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने इसको हाईलाइट किया है, आपने देखना, आपने देख लेना। विश्व समुद्र ओपन 2024, तो 10 से 13 दिसंबर 2024 तक दिल्ली गोल्फ क्लब में आयोजित इस PGTI टूर चैंपियनशिप का खिताब भारत के अजितेश संधू ने जीता है।
विश्व समुद्र ओपन 2024, ठीक है, किसने जीता है? अजितेश संधू ने। फिर है फार्मूला 1, ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन लगातार चौथे वर्ष फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन बने हैं। तो याद रखिएगा, लगातार चौथे वर्ष फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है। मुक्केबाजी की अगर हम बात करें तो अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024, तो मुक्केबाजी के अंतर्राष्ट्रीय संचालन संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वाधान में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 के बीच पहली बार आयोजित, ठीक है, पहली बार आयोजित हुई है अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसमें 4 स्वर्ण, 8 रजत व 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक भारत ने जीते हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक पुरुषों में कौन कौन लाया है? हेमंत सागवान लेके आए हैं 91 किलोग्राम में, तथा महिलाओं में पृथ्वी ग्रेवाल, कृष्णा वर्मा व वंशिका गोस्वामी ने जीता है, ठीक है। तो 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें से 1 पुरुष और 3 महिला गोल्ड मेडल लाई हैं। फिर भारत के मनदीप जांगड़ा का WBF सुपर फेदरवेट विश्व खिताब। तो भारत के पेशेवर मुक्केबाज हैं मनदीप जांगड़ा। याद रखिएगा, मनदीप जांगड़ा क्या है? मुक्केबाज हैं। इन्होंने ब्रिटेन के कोनेर मैकिंटोश को पराजित कर विश्व मुक्केबाजी महासंघ यानी WBF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, WBF यानी विश्व मुक्केबाजी महासंघ का जो सुपर फेदरवेट विश्व खिताब होता है, ये किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा, जो कि भारत के हैं। अब विविध की बात करते हैं। खो खो विश्व कप 2025, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में खो खो के पहला विश्व कप आयोजित हुआ है 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में। कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है। और पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों ने खिताब भारत ने ही जीते हैं, और नेपाल दोनों वर्गों में उप विजेता रहा है। यानी पुरुष वर्ग में भारत विजेता, नेपाल उप विजेता, महिला वर्ग में भारत विजेता और नेपाल उप विजेता रहा है। खो खो विश्व कप कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पहला संस्करण था, याद रखिएगा। फिर है BBC की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है इन्होंने। भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं मनु भाकर। इन्हें BBC ने वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। तो वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनु भाकर। तो किसी एक ओलंपिक आयोजन में 2 पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। एक तो आपने ये देखा कि इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर, विमेन ऑफ द ईयर यहाँ पर छूट गया, तो विमेन ऑफ द ईयर ये मिला है मनु भाकर को। बाकी पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अवनी लेखरा, जो कि पैरा निशानेबाज हैं, ठीक है। एमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शीतल देवी को, ये भी पैरा तीरंदाज हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है मिताली राज को, जो कि क्रिकेटर हैं। फिर देखते हैं 38वां, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न हो गया। तो कब से कब तक हुआ है? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित हुआ। 28 राज्यों ने हिस्सा लिया, 8 यूटीज ने हिस्सा लिया, और इसके अतिरिक्त सेना की टीम ने, यानी 37वीं टीम के रूप में सेना ने इसमें हिस्सा लिया। तो टोटल टीम कितनी थी? 37 टीमों ने हिस्सा लिया है 38वें राष्ट्रीय खेल में। और कितनी खेल स्पर्धाएं थी? तो 35 खेल स्पर्धाएं थी, जिसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह पहला ही अवसर था जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में किया, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ किया है? देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में। ये जो 18 दिन तक चला है, ठीक है, ये 18 दिन तक ये जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, इसका मोटो क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय खेल हुए 18 दिन तक चले हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। और उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है, जिसे मौली नाम दिया गया था, वो 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो मोटो था, आदर्श वाक्य था, वो था संकल्प से शिखर तक। बाकी जो शुभंकर था यानी मस्कट था, वो क्या था? मौली, ठीक है। मोनाल यानी जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया था, और इन खेलों की थीम थी ग्रीन गेम्स। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में शपथ बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दिलाई, ठीक है। बाकी अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की अंतिम पदक तालिका की अगर हम बात करें, तो मतलब कौन नंबर 1 पर रहा? तो सर्विसेज यानी सेना की जो टीम थी वो नंबर 1 पर रही है। 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, टोटल 121। महाराष्ट्र रहा है नंबर 2 पर, ठीक है। 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज, टोटल 201 की टैली रही है। हरियाणा रहा है नंबर 3 पर। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो शुरुआत के 3 है, नंबर 1 पर है सर्विसेज, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है हरियाणा।
और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? उत्तर प्रदेश नंबर पर है 13वें नंबर पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश है 13वें नंबर पर और इसने 13 ही गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है 13 गोल्ड, 20 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ, यानी टोटल टैली इनकी 56 थी। तो ये 13वें नंबर पर है 38वें राष्ट्रीय खेल में। बाकी सब भूल जाओ, आगे आ जाओ। और जो 38वां हुआ उत्तराखंड में, और जो अगला एडिशन होगा 39वां 2027 में, वो कहाँ होगा? मेघालय में खेला जाएगा 39वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। फिर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। तो इनका आयोजन 2 चरणों में किया गया। 23 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख में शुरू हुआ और 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में ये संपन्न हुआ। इस बार भी भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। यानी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 है, इसमें भी शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? भारतीय सेना ने, ठीक है। तो इसका ये जो पहला चरण है, खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला चरण, ये लेह लद्दाख में आयोजित किया गया 23 से 27 जनवरी 2025 में, और जबकि दूसरा चरण आयोजित किया गया है 9 से 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 चरणों में संपन्न हुआ, एक लद्दाख में और दूसरा चरण हुआ है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसकी पदक तालिका की हम बात करें तो नंबर 1 पर कौन रहा है? भारतीय सेना रही है, ठीक है। 7 स्वर्ण, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 18 की टैली के साथ भारतीय सेना खेलो इंडिया विंटर गेम में नंबर 1 पर रही है। नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश रहा है। नंबर 3 पर कौन रहा है? लद्दाख। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स टॉप 3 कौन है? भारतीय सेना, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई रोल नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हो, आगे मतलब आगे देख लीजिए। फिर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये 20 से 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली के 3 स्टेडियम में खेले गए। कहाँ? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किए गए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। दूसरा संस्करण था, सेकेंड एडिशन था, ठीक है। कौन सा? सेकेंड एडिशन था। 20 से 27 मार्च 2025 में नई दिल्ली में खेला गया। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक पैरा एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया, यानी 28 राज्य और साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेश ने के 1200 से अधिक पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया है। इन पैरा खेलों में 6 खेल विधाएं थी। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग शामिल थी। मतलब 6 विधाएं थी इसमें। और इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो यहाँ पर हम सीधे तालिका देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोड़ दो, तालिका देख लो। तो ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसमें हरियाणा नंबर 1 पर रहा है। हरियाणा नंबर 1 पर 34 गोल्ड, 39 सिल्वर, 31 क्या है? ब्रॉन्ज। 104 मेडल इसने हासिल किए हैं। हरियाणा नंबर 1 पर। तमिलनाडु 28 गोल्ड मेडल के साथ नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा 23 गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश को मिले हैं। तो ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में टॉप 3 हैं, नंबर 1 पर हरियाणा, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। मुख्य बिंदु की बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की, तो जो मस्कट यानी शुभंकर था वो कौन था? उज्ज्वला। ये एक घरेलू गौरैया से प्रेरित है। जो प्रतीक चिन्ह के अनावरणकर्ता कौन है? देवेंद्र झाझरिया। ये पैरालंपिक समिति के हैं, ठीक है। ये अनावरण करता रहे हैं लोगों के। फिर अगला टॉपिक है नवा संस्करण, याद रखिएगा, नवा एशियाई शीतकालीन खेल 2025, ठीक है। तो संस्करण कौन सा है? नवा एशियाई शीतकालीन खेल 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन में आयोजित किए गए। कहाँ आयोजित किए गए? चीन में। शुभंकर कौन था नवे एशियाई शीतकालीन खेल का? बिनबिन और निन्नी, ठीक है। बिनबिन और निन्नी शुभंकर थे। और इसका मोटो क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। फिर इसमें आगे है कि इन खेलों में भारत के 59 खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन एक भी पदक भारत को नहीं मिला, ठीक है। बाकी अब हम देखेंगे पदक तालिका के शीर्ष 5 पदक विजेता देश। तो नंबर 1 पर कौन रहा है? चाइना, 32 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ 85। नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर दक्षिण कोरिया और नंबर 3 पर रहा है जापान। जबकि भारत के इसमें 59 खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को कोई पदक नहीं मिला है। अब ये जो 10वां एशियाई शीतकालीन खेल होगा, ये 2019 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रस्तावित खेल आयोजन। तो ये देख लीजिए, यहाँ से सवाल बनते भी हैं। तो जैसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो 2026 में खेला जाएगा, ये भारत और श्रीलंका करेंगी होस्ट, ठीक है। फिर पुरुष T20 विश्व कप 2028 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। पुरुष T20 विश्व कप 2030 की बात करें तो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड करेंगे। यानी जो T20 विश्व कप पुरुष वाला है 2026 वाला, ये भारत और श्रीलंका करेंगे। 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। 2030 वाला इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड करेंगे।
फिर है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027, ठीक है, वो जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है 2023 में हुआ था, अब ये जो होगा 2027 में, ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश। फिर 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, 2027 में होगा, इसकी मेजबानी करेगा ब्राजील। उसके बाद है 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026, जिसकी मेजबानी करेगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और 2030 और 2034 वाला हमने डिटेल में देखा था। फिर है 19वां एशियन, ठीक है, 19वां एशियन फुटबॉल 2027 में होगा, सऊदी अरब इसको होस्ट करेगा। फिर 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में खेला जाएगा, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप, और कौन होस्ट करेगा? बेल्जियम और नीदरलैंड। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होंगे, यूएसए होस्ट करेगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में होंगे, इसे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में मतलब खेला जाएगा ये। फिर 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिना इटली में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026, ये जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होगा, ये कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ खेला जाएगा? नगोया जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 कहाँ होगा? दोहा कतर में। 22वां एशियाई खेल 2034 में होगा, रियाद सऊदी अरब में। तो याद रखिएगा, 20वां खेला जाएगा 2026 नगोया जापान में, 21वां 2030 दोहा कतर में, 22वां 2034 रियाद सऊदी अरब में, और इसके साथ ही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ खेली जाएगी? भारत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह और वर्ष की बात करें तो पूरी लिस्ट नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ देखते हैं, अब बाकी आपके पास जो पीडीएफ होगी वो आप वहां से रिवाइज कर लेना। तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अब इस बार इन्होंने क्रोनोलॉजी सेट करके दी थी कि इस महीने में कौन सा पहले आता है कौन बाद में, तो वहां पर भी आपको फोकस करना होगा। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, इसकी थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। 1 मार्च को थीम थी 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम थी वी स्टैंड टुगेदर, ठीक है। फिर 4 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, मानसिकता बदलें, अपने आप को सशक्त बनाएं और कान एवं श्रवण देखभाल की वास्तविकता बनाएं, ठीक है। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, जिसकी थीम थी विश्व वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा, तेजी से कार्रवाई करें, ये इसकी थीम थी। फिर 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, इसकी थीम थी न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। और 14 मार्च को मनाया गया नदियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, जिसकी थीम थी हमारी नदियां हमारा भविष्य, ठीक है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा, ये नया जुड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है, विश्व ग्लेशियर दिवस इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी वन और भोजन। 22 मार्च को मनाएंगे विश्व जल दिवस, जिसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। फिर है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जिसकी थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग टीबी दिवस, यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसकी थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, जिसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, जिसकी थीम है दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। फिर 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जिसकी थीम है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह, ठीक है। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, जिसकी थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम थी भारत की महानता की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की शक्ति का उपयोग। 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती और साथ ही इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
1 से 31 जनवरी के रूप में मनाया गया है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। 1 से 31 जनवरी थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नथिंग लाइक अ वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी? प्रशासन गांव की ओर। 24 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं और कुछ थीम है। इनको आप बार बार देखोगे तभी याद होगी, तो आप पीडीएफ से एक बार देख लेना अच्छे से। इसके अलावा 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, यानी 2025 ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इस तरीके से हमने संपूर्ण घटनासार को कवर कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद और पढ़ते रहिए।